नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC एवेन्यू यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सितंबर माह के चौथे सप्ताह के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। आपको सिर्फ वीडियो को एक बार देखना है। उसके बाद हम इस वीडियो का PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, जहाँ से बाद में इसका आप रिविज़न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, देश के पहले ग्रामीण गार्बेज कैफ़े की शुरुआत कहाँ हुई है? तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, डोंगरगढ़, सारंगढ़, मैनपाट या जगदलपुर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैनपाट। ये जो ग्रामीण गार्बेज कैफ़े है, इसे देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफ़े माना जा रहा है। और ये कहाँ बना है? ये बना है मैनपाट के ग्राम रोपाखार में। और इस कैफ़े का संचालन कार्व हट किचन के द्वारा किया जा रहा है। अब देख लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो यदि कोई भी ग्रामीण या कोई भी पर्यटक यदि 1 किलो साफ प्लास्टिक या इसके अलावा पानी की बोतल, एल्यूमिनियम की कैन या कांच की बोतल लेकर आता है तो उसे नाश्ता दिया जाता है। और इसके अलावा यदि वह 2 किलो प्लास्टिक लेकर आता है तो उसे पूरा भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो ये इसकी विशेषता है। और अब देख लेते हैं कि इस ग्रामीण गार्बेज कैफ़े का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है गाँव-गाँव में फैल रहे प्लास्टिक कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करना। इसके साथ ही ग्रामीणों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाना और ग्रामीण महिलाओं को आजीविका प्रदान करना। तो आप ग्रामीण गार्बेज कैफ़े याद रखेंगे मैनपाट के ग्राम रोपाखार में। दूसरा सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह से मुक्त घोषित किया गया है? यहाँ आपके ऑप्शंस हैं सरगुजा, सूरजपुर, रायपुर और कोरबा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सूरजपुर। अभी हाल ही में सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह से मुक्त घोषित कर दिया गया है। और ये घोषणा की है छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने। और बाल विवाह से मुक्त घोषित करने का एक मापदंड तय किया गया है कि यदि किसी भी ग्राम पंचायत में पिछले 2 वर्षों में बाल विवाह का एक भी प्रकरण दर्ज नहीं किया जाएगा तो उस ग्राम पंचायत को बाल विवाह से मुक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो अभी इस प्रकार सूरजपुर के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। और सूरजपुर के बाद अब अन्य जिलों के पंचायतों और नगरीय निकायों को भी बाल विवाह से मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो आप बाल विवाह मुक्त में याद रखेंगे सूरजपुर जिला। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव कौन होंगे? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं विकासशील, रेणु पिल्ले, अमिताभ जैन या रीता सांडिल्य। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विकासशील। इसके बाद जो अमिताभ जैन हैं, ये विकासशील से पहले छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव थे। और रीता सांडिल्य वर्तमान में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ये हैं IAS विकासशील। इनकी ज्वाइनिंग 29 सितंबर 2025 को हुई है और जून 2029 में ये रिटायर होंगे। और इससे पहले वे एशियन डेवलपमेंट बैंक में जो कार्यकारी निदेशक हैं, उनके सलाहकार के पद पर कार्य कर रहे थे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि किसी भी राज्य में जो सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं उनको ही मुख्य सचिव बनाया जाता है। लेकिन विकासशील से पहले छत्तीसगढ़ में 5 अन्य इनसे वरिष्ठ IAS अधिकारी मौजूद थे और उन 5 को सुपरसीड करते हुए विकासशील को मुख्य सचिव बनाया गया है। अब देख लेते हैं कि वो 5 वरिष्ठ अफसर कौन थे। तो सबसे पहले हैं 1991 बैच की रेणु पिल्ले। उसके बाद 1992 बैच के सुब्रत साहू, 1993 बैच के अमित अग्रवाल और 1994 बैच के 2 अधिकारी ऋचा शर्मा और निधि छिब्बर। इनके बाद नंबर आता है 1994 बैच के विकासशील का। तो इन 5 IAS अधिकारियों को सुपरसीड करके विकासशील को मुख्य सचिव बनाया गया है। लेकिन अगर विकासशील को मुख्य सचिव बना दिया जाता है तो इनसे 5 जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको मुख्य सचिव के समकक्ष पद में ही रखा जाता है। मुख्य सचिव से छोटे पद में इनको नहीं रखा जा सकता। लेकिन वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ में मुख्य सचिव के समकक्ष 4 ही पद हैं। पहला है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष, दूसरे है छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अध्यक्ष, तीसरा है राजस्व मंडल का अध्यक्ष और चौथा है छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी के महानिदेशक। तो ऐसी स्थिति में मुख्य सचिव के समकक्ष कुछ अन्य पद भी घोषित किए जा सकते हैं और इन 5 अधिकारियों को उन पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब तक कितने मुख्य सचिव बनाए जा चुके हैं। तो IAS विकासशील से पहले छत्तीसगढ़ में 12 मुख्य सचिव पहले ही बनाए जा चुके हैं और इनका क्रम है 13वां।
तो आपको इनका क्रम भी याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि IAS विकासशील छत्तीसगढ़ के कौन से क्रम के मुख्य सचिव बनाए गए हैं, तो इसका जवाब होगा 13वां क्रम का। इसके बाद आपको अरुण कुमार जी का नाम याद रखना है, जो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य सचिव थे। और ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्य सचिव कौन थे। तो आप इनका क्रम पूरा याद रखेंगे, एग्जाम में इनके कार्यकाल का क्रम भी जमाने को पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, काछन गादी रस्म का संबंध किस पर्व से है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं अक्ति पर्व, छेरछेरा पर्व, बस्तर दशहरा या हरेली पर्व। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बस्तर दशहरा। ये जो बस्तर दशहरा है ये बहुत ही खास पर्व है, क्योंकि यह विश्व का सबसे लंबा चलने वाला पर्व है जो 75 दिनों तक चलता है। आमतौर पर दशहरा प्रभु श्री राम द्वारा रावण पर विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, लेकिन ये जो बस्तर दशहरा है ये बस्तर की देवी दंतेश्वरी को समर्पित है। और इसी बस्तर दशहरा से संबंधित एक रस्म है काछन गादी, जिसका अर्थ होता है काछन देवी को गद्दी प्रदान करना। और इस काछन गादी रस्म के दौरान एक कुंवारी कन्या को काछन देवी के रूप में श्रृंगार किया जाता है और उसे कांटों से बने झूले पर बिठाया जाता है। और इस झूले पर बैठने के बाद उस कन्या के अंदर देवी समाहित हो जाती है और बस्तर के राज परिवार को दशहरा पर्व मनाने की अनुमति प्रदान करती है। ये जो काछन देवी हैं ये पनका जनजाति की आराध्य देवी हैं और इन्हीं के सम्मान में यह रस्म आयोजित की जाती है। और इस रस्म के बिना बस्तर दशहरा का निर्विघ्न आयोजन होना संभव नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यह होता है काछन गादी रस्म। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ कप सीजन 3 में कितने टीमों ने हिस्सा लिया है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं 4, 6, 8 या 10। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6। ये जो छत्तीसगढ़ कप है ये महिला T20 कप है और ये इसका तीसरा संस्करण इस बार आयोजित किया जा रहा है। और इसका आयोजन स्थल होगा शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर, जो 21 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के बीच खेला जाएगा। और इस बार इसमें कुल 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इनके नाम आप यहाँ देख सकते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, बंगाल और तमिलनाडु। इसके साथ ही आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ महिला क्रिकेट टीम के इसमें कप्तान हैं कीर्ति गुप्ता। तो आप कीर्ति गुप्ता का नाम याद रखेंगे। अगला सवाल है, वर्तमान में प्रदेश में कितने महतारी सदन संचालित हैं? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं 45, 49, 51 या 53। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 51। ये जो महतारी सदन निर्माण का कार्य है ये 2 चरणों में पूरा होगा और 2 चरणों में कुल 368 महतारी सदन बनाने का प्रस्ताव है। और इनमें से वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ के 17 जिलों में 51 महतारी सदन संचालित हैं। इसके बाद आप याद रखेंगे अभी बेमेतरा जिले में सबसे अधिक 7 महतारी सदन संचालित किए जा रहे हैं। अब देख लेते हैं कि इन महतारी सदनों को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है या इनकी विशेषता क्या है। तो ये जो महतारी सदन हैं ये महिलाओं द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में कार्य करेंगी। इसके अलावा इन महतारी सदनों में महिला समूह की बैठक आयोजित की जा सकेगी, साथ ही महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा और शासन के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाया जा सकेगा। अगला सवाल है, बस्तर ओलंपिक 2025-26 में कुल कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं 11, 13, 15 या 14। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 11। ये जो बस्तर ओलंपिक है इसका एक शुभंकर भी बनाया गया है जिसमें वन भैंसा और पहाड़ी मैना को शामिल किया गया है। इसके साथ ही इसका एक प्रतीक वाक्य भी बनाया गया है जो गोंडी भाषा में लिखा गया है, करसाए ता बस्तर बरसाए ता बस्तर, जिसका हिंदी में मतलब होता है खिलेगा बस्तर बढ़ेगा बस्तर। और इस बार इसमें 11 खेलों को शामिल किया गया है। इन 11 खेलों की लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, कराटे, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और रस्साकशी। ये जो बस्तर ओलंपिक है इससे संबंधित सवाल पहले भी PSC में पूछे जा चुके हैं, तो इससे संबंधित सभी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है, नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो यहाँ आपके 4 ऑप्शंस हैं, जनवरी 2026, मई 2026, मार्च 2026 या जून 2026। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मार्च 2026।
नक्सलवाद की समस्या से छत्तीसगढ़ बहुत लंबे समय से जूझता आ रहा है और ये जो नक्सलवाद होती है ये आदिवासी गांवों में विकास में सबसे बड़ी बाधा के रूप में कार्य करती है। इसके साथ ही यह इन गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, डाक आदि सेवाओं को गांव तक पहुंचने से रोकती है। इसी सब समस्याओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक डेडलाइन तय की है जो है 31 मार्च 2026 और 31 मार्च 2026 तक संपूर्ण देश से सशस्त्र नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। अगला सवाल है, माँ मड़वा रानी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर या कोरबा। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोरबा। यह मंदिर कोरबा जिले के एक पहाड़ी पर स्थित है और इसकी विशेष बात यह है कि यहाँ नवरात्र की शुरुआत प्रथमा तिथि से नहीं बल्कि पंचमी तिथि से होती है। अगला सवाल है, अमिता श्रीवास पर्वतारोही का संबंध किस जिले से है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं दुर्ग, बेमेतरा, जांजगीर चांपा या शक्ति। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जांजगीर चांपा। ये हैं अमिता श्रीवास जो जांजगीर चांपा जिले से संबंधित हैं और अभी ये चर्चा में इसलिए आए हैं क्योंकि इन्होंने हाल ही में लेह में स्थित KY2 चोटी को फतह कर लिया है और इस चोटी की ऊंचाई है 6250 मीटर और इसको फतह करने के साथ ही अब इनकी अगली पड़ाव माउंट एवरेस्ट को फतह करने की है। तो आप अमिता श्रीवास का नाम याद रखेंगे, ये एक पर्वतारोही हैं और जांजगीर चांपा जिले से संबंधित हैं। अगला सवाल है, सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन के लिए किन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं अनुज शर्मा, दीपक किंगरानी, सुदीप्तो सेन या गिरीश चंदेल। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दीपक किंगरानी। ये जो अनुज शर्मा हैं ये वर्तमान में अभी धरसींवा से विधायक हैं। इसके बाद सुदीप्तो सेन को अभी हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है और गिरीश चंदेल वर्तमान में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति हैं। ये हैं दीपक किंगरानी जो बलौदाबाजार भाटापारा जिले से संबंधित हैं और इन्हें सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन के लिए 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दीपक जी के द्वारा कई फिल्में लिखी गई हैं लेकिन उनकी साल 2023 की एक फिल्म सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, इसको 2023 की सबसे अच्छी फिल्म मानी गई थी। इसके अलावा इन्होंने हॉटस्टार में चल रहे कई वेब सीरीज़ को भी लिखा है जैसे कोर्ट रूम ड्रामा, स्पेशल ऑप्स, मिशन रानीगंज और भैया जी। तो आप दीपक किंगरानी जी का नाम याद रखेंगे बलौदाबाजार भाटापारा जिले से 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के किस शहर को मेडी सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यहाँ आपके ऑप्शंस हैं रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर या बिलासपुर। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रायपुर। अभी जैसा कि आपको पता ही होगा छत्तीसगढ़ को खनिज और बिजली के हब के रूप में जाना जाता है, लेकिन नया रायपुर में इस वेलनेस सेंटर के बन जाने से छत्तीसगढ़ एक नया मेडिकल हब के रूप में उभरेगा और इसके बन जाने से छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में 2800 बेड बढ़ जाएंगे और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को फार्मा हब बनाने की भी तैयारी चल रही है जिससे कि एक ही स्थान पर अनेक फार्मा कंपनियां संचालित हो सकेंगी और ये सभी घोषणाएं हुई थी छत्तीसगढ़ केयर कनेक्ट नाम के एक समारोह में। तो आप मेडिकल हब के लिए नाम याद रखेंगे नया रायपुर का। अगला सवाल है, प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सौर विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शंस हैं भिलाई, दुर्ग, रायपुर या राजनांदगांव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भिलाई। ये जो सौर विद्युत संयंत्र है इसे प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सौर विद्युत संयंत्र माना गया है जो भिलाई के मरोदा जलाशय में स्थित है और इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता होगी 15 मेगावाट जो प्रतिवर्ष 34.25 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन करेगी। और ये जो मरोदा जलाशय है ये 80 एकड़ के जल क्षेत्र में विस्तृत है और ये जो निर्माण कार्य है ये सेल और NTPC का एक संयुक्त उपक्रम है NSPCL, इसके द्वारा बनाया गया है। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो जब यह संयंत्र चालू हो जाएगा तब 28,400 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी और 0.23 लाख टन कोयले की बचत होगी और इसके साथ ही यह संयंत्र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का एक नया मॉडल बनेगा। तो आप प्रदेश का पहला फ्लोटिंग सौर विद्युत संयंत्र याद रखेंगे मरोदा जलाशय भिलाई में।
अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को किस श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? यहाँ आपके ऑप्शंस हैं लोकसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रबंधन, या विधानसभा चुनाव में उत्कृष्ट प्रबंधन, उपचुनाव में उत्कृष्ट प्रबंधन, या स्थानीय निकाय के चुनाव में उत्कृष्ट प्रबंधन। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्थानीय निकाय चुनाव में उत्कृष्ट प्रबंधन। अब हम छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 28 सितंबर 2002 को हुआ था और इसका कार्य होता है पंचायतों और नगरीय निकायों के जितने भी चुनाव होते हैं इन सभी का संचालन करना। इसके साथ ही अभी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त का नाम याद रखेंगे श्री अजय सिंह। और अभी यह छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो स्थानीय निकायों के चुनाव हुए थे उन सभी का बेहतर प्रबंधन और संचालन करने के लिए इसका अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड के लिए नामांकन हुआ है। इसमें आप याद रखेंगे अभी केवल यह नामांकित हुआ है, अभी अवार्ड मिला नहीं है। अगला सवाल है, जल संचय जन भागीदारी में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान रहा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूसरा। अभी कुछ समय पूर्व जल संचय जन भागीदारी अभियान चलाया गया था और इस अभियान में छत्तीसगढ़ को एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है और छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ ही नगरीय निकायों के क्षेत्र में रायपुर नगर निगम को प्रथम स्थान मिला है और ये जो पुरस्कार है ये 3 श्रेणी में दिया गया है, कैटेगरी 1, 2 और 3। जो भी जिले कैटेगरी 1 में शामिल हैं उनको 2 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी, कैटेगरी 2 में शामिल जिलों को 1 करोड़ की राशि और कैटेगरी 3 में शामिल जिलों को 25 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। तो आप सभी जिलों के डिटेल्स यहाँ से देख सकते हैं। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ से ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शंस हैं 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ या 21 लाख। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 21 लाख रुपए। ये जो घोषणा है ये किया गया है छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय के द्वारा। और इससे पहले ही ये तीनों घोषणा पहले ही किए जा चुके हैं। कोई भी छत्तीसगढ़ से खिलाड़ी अगर ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करता है तो उसको 3 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अलावा रजत पदक प्राप्त करने वाले को 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक प्राप्त करने वाले को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। लेकिन अभी हाल ही में एक और घोषणा हुई है कि अगर छत्तीसगढ़ से कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में भाग भी लेता है तो उसे 21 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और इस प्रोत्साहन राशि को देने का उद्देश्य है खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करना और उन्हें प्रोत्साहित करना। तो ये थे इस हफ्ते के करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह करंट अफेयर्स के रेगुलर वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के साथ।